Now this is organizational behavior. This subject is for BCom, BBA, BBA semester 2, and for BA students, BTech students. So overall, this is an important subject which I am covering the important topics. So now today's topic is organizational behavior, meaning of organizational behavior, and we are seeing the factors influencing organizational behavior and scope. So let's start with the meaning. Organizational behavior, OB, ठीक है, OB means organizational behavior is the study of how individuals, groups and structure affect and are affected by the behavior within the organizations. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, एक आपको जो है ना इमेजिन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलेज ले लीजिए आप, या कोई एक कंपनी ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इवन यू कैन टेक ए सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपको अंडरस्टैंड होना है तो आप एक अपने घर को भी अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल, जॉइंट फैमिली है सपोज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते, ठीक है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स का इफेक्ट और लोगों का रहने का जो है ना, लोगों के बिहेवियर पे और उसके साथ साथ पूरी जॉइंट फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल का ना। सेम वे वैसी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अपने को क्या देखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा बनती, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं वहाँ पर, टॉप लेवल, ठीक है, मीडियम लेवल, बॉटम लेवल, बहुत सारे लेवल्स पे जो है सो लोग वहाँ पर काम करते ना एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इसलिए अपने को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट में अपने को क्या देखने का है, ये एक स्टडी रहती, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अपने को देखना है कि इंडिविजुअल्स कैसा रहते हैं, हाउ, एक एक इंडिविजुअल, ठीक है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स भी रहते, तो लोगों का ग्रुप्स का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रक्चर, इफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये सब चीज़ें एंड स्ट्रक्चर, इफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय द बिहेवियर, और उन लोगों को, ये इंडिविजुअल को, ग्रुप को कैसा इफेक्ट हो रहा उन लोगों के बिहेवियर पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक इंडिविजुअल है जिसको जो है सो कुछ भी कल्चर के बारे में नहीं मालूम, इंडियन कल्चर सपोज, अब उन्होंने यहाँ पर एक आके एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए, तो यहाँ पर उनके बिहेवियर पे ऑटोमेटिक इफेक्ट हो जाता ना। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे अपने इंडियंस जो है सो अब्रॉड जाते, ठीक है, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का कल्चर उन लोगों के ऊपर इफेक्ट होता हो ना। तो वैसे जो है सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट में अपने को ये स्टडी करना है कि इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने को इसमें क्या देखना है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन ए प्रोफेशनल सेटिंग में ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। एक इंडिविजुअल को जो है सो अपने प्रोफेशनल सेटिंग के हिसाब से उस फोकस करके जो है सो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस अचीव करना है, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है एंड एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन होना। तो ओ बी कंबाइंस एलिमेंट्स फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें ओ बी में अपने को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अपने को क्या देखने का रहता, सब चीज़ों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर बनता। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है अपने को यहाँ पर, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये सब चीज़ों को मिल के जो है सो ओ बी बनता। ओ बी इज ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर अपने को कैसा मालूम होता, वहाँ के एलिमेंट्स क्या है उसके, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी को, एंथ्रोपोलॉजी को और मैनेजमेंट। सो ओ बी एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, ठीक है। यू मे गेट दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस वे, ट्विस्ट करके इसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज आर्ट और इज साइंस एक्सप्लेन बोल के आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता, ठीक है। तो ओ भी क्या है बोल रहे अपन यहाँ पर, एक आर्ट भी है, ये एक साइंस भी है। क्यों है, द साइंस पार्ट इज ड्राइव फ्रॉम सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है। साइंस में अपन जैसा कि आप देखिए ना, साइंस में अपने को कैसा रहता,
फिज़िक्स में अपने को जो भी अपन जो देखिए अपन 10th क्लास तक आपको जो भी फिज़िक्स में रहता, साइंस का जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज रहती है वहाँ पर, ठीक है। पूरे उसको रूल्स को रेगुलेशंस को वहाँ पर जो है सो अप्लाई करने का रहता। तो यहाँ पर अपन ऑर्गेनाइजेशन में भी साइंस है बोल रहे ओबी को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है बोल रहे हैं हम, एक साइंस है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको सिस्टमैटिक नॉलेज से ड्राइव करते हैं। एंड द पार्ट आर्ट भी है ये। आर्ट क्या है, ये अप्लाई कर रहे हैं हम जो भी चीज़ को सीख रहे हैं, हम उसको यहाँ पर आर्ट में क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं अपनी जो भी नॉलेज जो भी टैलेंट जो रहता ना, तो वो अपन जब अप्लाई करते तो एक आर्ट रहता। तो यहाँ पर भी वैसे साइंस पार्ट है ये, क्योंकि इट इज़ ड्राइव फ्रॉम सिस्टमैटिक नॉलेज से हम इसमें इसको ड्राइव कर रहे हैं। और ये आर्ट भी है क्योंकि अप्लाइंग दिस नॉलेज टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। अब ये जो भी नॉलेज अपने को सिस्टमैटिक नॉलेज हमको जो भी है लेके हम बस ऐसे ही नहीं बैठ जा रहे, हम ये नॉलेज से को लेके ऑर्गेनाइजेशनल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो वो भी क्या है, बोथ आर्ट एंड साइंस है। Now next we will see factors influencing organizational behavior. वो भी is shaped by various interrelated factors. Organizational का behavior कैसा बनता, बहुत सारे factors उसके ऊपर influence है, ठीक है। बहुत सारे factors का उसके ऊपर असर है, जब भी जाके वो क्या factors है जिसका organizational behavior पे इफेक्ट होता। तो वेरियस इंटर रिलेटेड फैक्टर से ये जुड़े हुआ हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, इंडिविजुअल फैक्टर। एनी ऑर्गेनाइजेशन यू सी वेयर इंडिविजुअल्स विल बी देयर, ठीक है। बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती, ठीक है ना। तो हर इंडिविजुअल इफेक्ट करता ऑर्गेनाइजेशन पे, इन्फ्लुएंस होता, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इंडिविजुअल का भी एक फैक्टर है। हर दीज इंक्लूड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पर्सनैलिटी कैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन को आप इमेजिन कर लेना है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को समझना है, ठीक है। अब मैं अभी आपको एग्जाम्पल देना है एक जॉइंट फैमिली का, अगर आप उसको माइंड में रखें तो आप बहुत सारा आंसर, क्योंकि हम जॉइंट फैमिलीज को क्या है अपनी रेगुलर लाइफ में हम देख रहे। वाई आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट फैमिली, इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग है मैम, ये सोशल है। बट यू कैन अंडरस्टैंड जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसको जो डीप में पढ़ने के लिए एक कुछ एग्जाम्पल अपने माइंड में हम क्रिएट करना, ठीक है। सो अपन क्या होता है उससे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती। तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली का मैं जो आपको दी, उसके अब जॉइंट फैमिली में बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते, उन लोग का असर। अब एक फैमिली अच्छी है बोल के अगर आपको बोलना है, आप जैसा कि अपन प्रपोजल्स को ऐसा देखते हैं तो कैसा रहता, ये दिस फैमिली इज़ वेरी गुड, अरे रेप्यूटेड फैमिली कैसा बोलते हैं हम, वहाँ की हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को देखते हैं हम, ठीक है। 4 ब्रदर्स है जॉइंट फैमिली में अगर रह रहे तो पूरों की पर्सनैलिटी अफेक्ट होती, एक भी है तो अरे वो फैमिली अच्छी नहीं है बोल के आता। तो वैसे ही हर इंडिविजुअल का भी यहाँ पर हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को बताती, ठीक है। हर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट रहता। तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड बोले तो यहाँ पर अपने आप में सेल्फ में नहीं सोचने वाले रहना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने का एटीट्यूड रहना उन लोगों में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप सबके साथ मिल के जुल के काम करने का एटीट्यूड रहना लोगों में, एक एक इंडिविजुअल के अंदर एक काबिलियत रहना, क्या क्या रहना, पर्सनैलिटी अच्छी रहना उन लोगों की, एटीट्यूड, उन लोगों का परसेप्शन, उन लोगों की सोच थिंकिंग भी जो है सो ना बहुत अफेक्ट रहती, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन रहना, वो लोग ऐसे इंडिविजुअल्स रहना जो दूसरों को मोटिवेट करना, अपने साथियों को। यहाँ पर अपन इंडिविजुअल का एग्जांपल, एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू सी द ए लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आप एक लीडर को देखें तो वो लीडर की पर्सनालिटी, उनका एटीट्यूड, उसका परसेप्शन, मोटिवेशनल लीडर अगर रहा तो ये पूरे चीज़ों का असर क्या होता, सबऑर्डिनेट्स अगर अच्छे हैं तो होल ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर वहाँ पर अच्छा हो जाता, ठीक है। टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के एवरी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का, उनका एटीट्यूड, उनका परसेप्शन, उनका मोटिवेशन रहना लोगों के अंदर, ठीक है ना। एक दूसरे को मोटिवेट कर लेते हुए काम करना वो लोग, ये है अपने को इंडिविजुअल फैक्टर्स में लिखने का। लर्निंग एबिलिटी रहना, ठीक है, आपको जो भी आता इट्स ओके, बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन
में आप जा रहे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को देख सीखना भी पड़ता है, तो वह लर्निंग एबिलिटी एक इंडिविजुअल में रहना उससे ऑर्गेनाइज। सो ईच एम्प्लॉय ब्रिंग्स ए यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एम्प्लॉय, मैं बोल रही हूँ ना आपको, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा टॉप टू बॉटम लेवल के इंडिविजुअल्स के बारे में आपको देखना है। तो यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस हाउ दे इंटरैक्ट एंड बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस इफेक्ट होता। समझ में आ गया ना? फर्स्ट फैक्टर इन क्या देखे अपन? फर्स्ट फैक्टर इंडिविजुअल फैक्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल फैक्टर? बिकॉज ईच एम्प्लॉय ब्रिंग ए यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ दे इंटरैक्ट एंड बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप फैक्टर्स। अब यहाँ पर जो है सो ग्रुप ग्रुप भी रहते, ठीक है न। टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक ग्रुप रहता, मीडियम लेवल में, लो लेवल में, तो ऐसा ग्रुप का भी और टीम वर्क रहता, ग्रुप के नॉर्म्स रहते, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स तो रोल्स रोल्स रहता ग्रुप का, एंड लीडरशिप ग्रेटली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो ग्रुप, एक एक इंडिविजुअल का हम देख लिए पहले, अब यहाँ पर एक एक ग्रुप को देखना है। अब ग्रुप में क्या है? जॉइंट फैमिली का हम एग्जाम्पल दी, ठीक है। एल्डर ब्रदर एक ग्रुप, उनकी फैमिली एक ग्रुप बन गई, तो ये ग्रुप की, ये एल्डर ब्रदर की पूरी फैमिली अच्छा रहना, उनके चिल्ड्रन भी अच्छे रहना, उनके वाइफ भी अच्छे रहना, ठीक है। फिर सेकंड ब्रदर एक फैमिली में, अगर जॉइंट फैमिली में, तो उनका बिहेवियर अच्छा रहना, उनके वाइफ का, उनके चिल्ड्रन का, ठीक है ना। ऐसा ग्रुप बिहेवियर। कुछ भी काम अगर और एक फंक्शन हो रहा तो पूरा टीम वर्क मिल के करना, तो उसका ऐसा क्या होता है, एक जॉइंट फैमिली पे, अरे ये फलानी जॉइंट फैमिली अच्छी है। तो वैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है अपने को? ग्रुप बिहेवियर, टीम वर्क, ग्रुप के जो नॉर्म्स रहते, लीडरशिप कैसी है, ये पूरे चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होती, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें रहते अपने को ग्रुप फैक्टर्स में? टीम डायनामिक्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ग्रुप है ना, ये कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मीन्स इफ एनी प्रॉब्लम्स इज अराइजेस इन द ग्रुप, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, ठीक है, तो उसको जो है सो कैसा मैनेज करना, ये ग्रुप में, ये ग्रुप का एक पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। और ग्रुप में जब भी रहते पूरा ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहना ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें रहने से क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस पे अच्छा इफेक्ट होता एंड ईजिली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अपन अचीव कर सकते। Now next we have organizational factors. These are, ये अब क्या देखे अपन? इंडिविजुअल देख लिए, ग्रुप देख लिए। अब इंडिविजुअल ग्रुप सेल्फ तो काम नहीं करते, वो लोग को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट रहते हैं, डायरेक्टर्स जो रहते हैं, उन लोगों की तरफ से, उन लोग कैसा स्ट्रक्चर बना रहे उसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर का इन्फ्लुएंस रहता, ठीक है। दीज आर स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का कल्चरल एलिमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के ये फैक्टर्स भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे अफेक्ट करते, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में क्या रहता? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, एंड हिरार्की एंड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स टॉप से बॉटम को जो है सो फ्लो हो रहा, या बॉटम से टॉप को फ्लो हो रहा, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हिरार्की एंड वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट मीन्स लोग सबॉर्डिनेट से भी पूछ रहे, कुछ एडवाइस ले रहे या नहीं, द सबॉर्डिनेट्स हैज़ टू फॉलो ओनली द टॉप मैनेजमेंट रूल। यहाँ पर जो है सो ये भी जो है सो हिरार्की है या स्ट्रक्चर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, टाइमिंग्स लोगों के कन्वीनियंट है, वर्कर्स को जो है सो फैसिलिटीज़ जो भी रहते हैं ना उनके, और इंसेंटिव्स, बोनस वगैरह वैसा, और उन लोगों का जो है सो ड्यूरेशन कितना है, टाइम आवर कितना है, ये पूरा वर्क एनवायरनमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिविजुअल्स को कैसा मिल रहा, ठीक है। ऐसा आना है अपने को। अब अपन पहले अपन कैसा ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे, इंडिविजुअल ग्रुप कैसा मिलके काम कर रहा। अब यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग कैसा कल्चर रख रहे, ठीक है, कैसा हायरार्की है वो लोगों का, कैसा वर्क एनवायरनमेंट दे रहे हो लोग, लीडरशिप स्टाइल क्या है वो लोग का, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज कौन से यूज़ कर रहे, ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे अफेक्ट करते, ठीक है। नॉट इंडिविजुअल कितना भी अच्छा रहने दो, ग्रुप कितना भी अच्छा रहने दो, अगर टेक्नोलॉजी, अगर रिसोर्सेस अच्छे नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर ठीक नहीं रहता ना। तो यहाँ पर ये तीनों भी अपने को लिखने का है,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अभी तक जो अपन देखे इंडिविजुअल फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ये इंटरनल था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें अपने को इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्ट को, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर, अब एक फैमिली कितनी भी अच्छी रह दो, उसके अलावा उनके रिश्तेदार कैसे हैं, ठीक है। अब बाहर के भी रहता ना, सबके उन लोगों का असर भी ये फैमिली के ऊपर पड़ता पड़ता ना। तो वैसा जो है सो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर बाहर के कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे अफेक्ट करते, ठीक है। अगर एक बिग ब्रदर है, समझो अपन जॉइंट फैमिली में लिए, उनकी वाइफ का वहाँ का बहुत जो है सो बहुत अच्छा है वहाँ का, उनका मेकअप बहुत अच्छा है वहाँ का, तो उनकी उनकी सोच का असर जो है सो उनकी यहाँ की फैमिली पे भी पड़ता ना। अब यहाँ के रिलेटिव्स, ये जॉइंट फैमिली के मेंबर जब वहाँ का कोई फंक्शन अटेंड करने जाएंगे, तो उन लोगों को वैसा अपने जो है सो अटायर अपना, उन लोगों का जो है सो वे ऑफ स्टाइल, टॉकिंग जो है सो सेम वैसा कुछ करना पड़ता ना, इन्फ्लुएंस होता ना उन लोगों को। तो वैसे यहाँ पर भी दूसरे चीज़ें भी अपने को ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्ट होते। ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे। इसके क्या है, ये इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ठीक है। अब सपोज अपन यहाँ पर जो है सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपन जो है सो बाइकआउट कर रहे, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा, अपने को इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जा रहा, कम। तो वैसा इकोनॉमिकली सडनली कुछ अप एंड डाउन जो हो जाते, ठीक है, करेंसीज में और डिसीजंस में, गवर्नमेंट के रूल्स में, तो वो चीज़ों का भी जो है सो ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होता, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इफेक्ट होता इकोनॉमिक कंडीशन का। दूसरा है अपने को सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर चला रहे, तो अपन जो अब जो सर्विस हम देना चाह रहे, तो वो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या है, अपन जो दे रहे अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, उनके सोशल नॉर्म्स भी अफेक्ट होते ना ऑर्गेनाइजेशन को, इवन दो दे आर एक्सटर्नल। अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं है उन लोग, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपन देखे कि एम्प्लॉय अच्छा रहना बोल रहे अपन, ऑर्गेनाइजेशन के सब अच्छा करे अपन, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो कस्टमर आउटसाइडर अपने पास आ रहे, तो उनके जो है सो जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो है सो देखना ज़रूरी है अपने को। एंड लीगल पॉलिटिकल वर्क, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी जो है सो ऑर्गेनाइजेशंस पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करता। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने से भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे इफेक्ट होता। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होता। तो ये चीज़ें अपने को 4 फैक्टर्स आपको लिखना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल के खुद के फैक्टर, ये 3 क्या थे अपने को, इंटरनल फैक्टर्स थे। और एक एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर देखे हम, जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें क्या देखे अपन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल नॉर्म्स, लीगल पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्लोबलाइजेशन। It's clear, no? Even though if you have any doubt, you can ask me in the comment. Now next, nature of organizational behavior. Now organizational का behavior कैसा है, this is the next topic. OB has the following characteristics. Nature, characteristics, you can write the same answer, ठीक है। interdisciplinary approach, OB draws from various disciplines such as psychology। अभी हम देखें ना, interdisciplinary approach रहता है इसका। इसमें क्या है अपने को, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा बनता है, ये बहुत सारे चीज़ों से मिलके बनता। क्या क्या देखें अपन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है अपने को, नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है ये। क्योंकि यहाँ पर कैसा बनता है, ये डिसिप्लिन को कैसा फॉर्म करता हो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, इसको स्टडी करके अपने को मालूम होता। नेक्स्ट है अपने को बिहेवियरल साइंस। वो भी क्या है, इट इज़ ए बिहेवियरल साइंस है ये। इसका नेचर क्या है, ये बिहेवियर कैसा बिहेव करना,
ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नेम से ही अपने को एक मालूम हो रहा, तो नेचर में भी अपने को जो है सो ये लिखना है कि ये एक बिहेवियरल साइंस है। इट इज़ ए बिहेवियरल साइंस दैट यूजेस रिसर्च, ठीक है, कैसा बिहेव करना, रिसर्च करके, लोग सिस्टमैटिक स्टडी करके टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप देखिए एचआर जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ऐसे वो लोग जिसको बोले उसको जस्ट सर्टिफिकेट देख के नहीं ले लेते, ठीक है। आपको डिफरेंस मालूम होगा ना, इवन द स्टूडेंट इफ इट इज गेटिंग 99% इन देयर अकेडमिक, ही इज नॉट सेलेक्टेड, बट अदर एवरेज स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड। ये चीज़ें आप लोग देखे, एक्सपीरियंस मालूम होगा ना आप लोगों को, जॉब के लिए ऐसा होता बल्कि सुने ना आप लोग। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर क्या है, बिहेवियरल साइंस क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को पूरा अंडरस्टैंड करते, ठीक है, बिहेवियर साइंस रिसर्च करते, सिस्टमैटिक स्टडी करते टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल साइंस भी एक उसका नेचर है। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड, द मेन एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बाय अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग पीपल एट वर्क। गोल ओरिएंटेड, गोल जो भी रहता, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर गोल इज प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यही रहता ना। लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उनका मोटिव है, जो भी गोल है उनका, उसको अचीव तो करना है, ठीक है, मेन एम है वो तो अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को इफेक्टिवनेसली, लेकिन अंडरस्टैंड करके एंड मैनेज करके पीपल जो वर्क को है वो लोगों को समझ के उसको मैनेज करके जो है सो यहाँ पर गोल को अचीव करना, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन सेंट्रिक, वो भी फोकसेस ऑन पीपल, ठीक है। हर एक पॉइंट में देखिए आप, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लोगों को बिहेव कैसा करना सिखाता ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ओबी का मेन फोकस क्या रहता, पीपल पे रहता, बोथ एज इंडिविजुअल में भी और ग्रुप में भी, एम्फेसाइजिंग देयर डेवलपमेंट नीड्स एंड वेलबीइंग। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट दे विल डू, दे विल हेल्प एन इंडिविजुअल टू डेवलप देयर मैक्सिमम लेवल कैपेसिटी, जितनी है ना उन लोगों को ट्रेनिंग दे के, ठीक है, उन लोगों के नीड्स को, उन लोगों की वेलबींग को, सब चीज़ें जो है सो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, डायनामिक नेचर, ओ बी इज एवर इवॉल्विंग ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। The nature, dynamic nature, OB is ever evolving due to changes in technology. Technology में changes on those society and work environment, it adapts new challenges and trade। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम क्या देखते हैं, चाहे कितने भी चैलेंजेस आन दो, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आन दो, सोसाइटी के उसमें वर्क एनवायरनमेंट में कुछ भी हो दो, लेकिन फिर भी इसका डायनामिक नेचर रहता ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। अपने को इसका नेचर क्या रहता ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, डायनामिक, के न्यू चैलेंजेस को भी अडेप्ट करते हो, ठीक है, ट्रेंड्स जो भी होते हैं उसको अडेप्ट करना इसका काम है। उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना क्या बोलते हैं, ट्रेन करते हो लोग। पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो लोग अडेप्ट करते, फिर उनके एम्प्लॉयज़ को उसकी ट्रेनिंग वगैरह देते, उससे जो है सो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लोग अचीव करते। यू नो द अमेज़ॉन यहाँ पर जो गच्चीबौली पे है, जो कैसी फैसिलिटीज़ दे रहे लोग, बिकॉज दे आर सीइंग ये सही चीज़ें हैं, ह्यूमन सेक्टर, डायनामिक नेचर, इंडिविजुअल इन ग्रुप में, डेवलपमेंट नीड्स, वेलबींग। वहाँ पर देखिए आप जाके फूड जोन, गेम जोन, एवरीथिंग दे आर, रेस्ट रूम, ठीक है, डॉक्टर फैसिलिटी, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर ऐसा रहना कि अपने जो भी इंडिविजुअल्स हैं वहाँ के, उनको ग्रुप वाइज, इंडिविजुअल वाइज जो है ना बहुत मिलजुल के रहने का वहाँ पर ट्रेनिंग देना। उससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ वेल काम करते हो लोग, जो सो एनर्जेटिक रहते एंड ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी गोल्स रहते ना आराम से जो है सो अचीव कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये क्वेश्चन आपको कैसा भी दे दो, नेचर, ठीक है, स्कोप, यहाँ पर पूरा एक दूसरे से रिलेटेड रहता,
एनी क्वेश्चन जैसा भी ट्विस्टेड आन दो, इफ़ यू राइट दिस आंसर इन दिस वे यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट। सो स्कोप में भी क्या रहता है, वास्ट है, और द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इज वास्ट है एंड कवर मल्टीपल लेवल ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बोले तो खाली एक छोटा एक रूम के उतना तो नहीं रहता ना, ठीक है, खाली 10-20 एम्प्लॉयज़ तो नहीं है ना उसमें। यहाँ पर अपने को जो है सो बहुत वास्ट एक अच्छी एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने को माइंड में सेट रख के या आंसर को प्रिपेयर होना है अपने को। तो यहाँ पर अपने को क्या समझना है, स्कोप बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वास्ट है एंड कवर मल्टीपल लेवल्स ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग पर्सनल ट्रेड्स, परसेप्शन उन लोगों की थिंकिंग क्या है, पर्सनल ट्रेड्स क्या है, लर्निंग वैल्यूज एंड मोटिवेशन हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर एंड मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, वास्ट स्कोप है, उसमें पहले उन्हें इंडिविजुअल को समझता, ठीक है, इंडिविजुअल को क्या पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, उनकी पर्सनल ट्रेड्स क्या है, उनका परसेप्शन क्या है, थिंकिंग क्या है, लर्निंग, ठीक है, अडेप्ट टू न्यू थिंग्स को जो है सो अडेप्ट करने के लिए रेडी है, वैल्यूज़ क्या है उनके, ठीक है, मोटिवेशन एंड मोटिवेशन हेल्प्स ये चीज़ों को प्रिडिक्ट करके एम्प्लॉय बिहेवियर के एंड मैनेजिंग डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर को देखना, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, पहले इंडिविजुअल बिहेवियर को, उसके बाद ग्रुप बिहेवियर को। ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन टीम, ग्रुप एक इंडिविजुअल एक टीम में अगर है तो कैसा वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करता, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या स्टडी करता, स्कोप में अपने को क्या देखना है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पर आपको अपने माइंड में ऐसा बिठा लो कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, यहाँ पर वो लोग इंडिविजुअल को देख रहे, ग्रुप को देख रहे कि एक इंडिविजुअल जब एक ग्रुप में टीम में आ रहा, हाउ ग्रुप डायनामिक इफेक्ट हो रहा परफॉर्मेंस एंड हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी मैनेज इफेक्टिवली। ये जो है सो स्कोप है इसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ठीक है। नेक्स्ट है अपने को लीडरशिप एंड कम्युनिटी, इट एक्सप्लोर्स लीडरशिप स्टाइल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है सो लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लोर करते लोग, पावर देते, अथॉरिटी देते, कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, ठीक है, बॉटम लेवल पे टॉप लेवल कैसा कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा, ठीक है, इन फ्लो आउट फ्लो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, जो उससे डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट पड़ता है एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, दिस इंक्लूड द शेयर वैल्यूज बिलीफ नॉर्म्स शेप, अपन जो देखे ना पूरा वही आपको यहाँ पर इसमें भी वही लिखने का है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नो स्टार्टिंग, स्कोप रहने दो आपको, नेचर रहने दो, वो पूरा एक आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो एनीथिंग यू कैन राइट इट बाय ओन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन को आपको फर्स्ट बिट में कोई सा भी क्वेश्चन आ दो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट, वो भी स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन कैन अडेप्ट इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस। अपन फैक्टर्स देखे ना, इंटरनल फैक्टर्स देखे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखे, तो कैसे अपने को अपन देखे कि चेंजेस आ रहा, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको अडेप्ट करना, इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस अगर कुछ हो रहे एंड हाउ टू ओवरकम रेजिस्टेंट टू चेंज, और ऐसा ज़्यादा चेंज होने इफेक्ट नहीं होने के लिए जो है सो कैसा ओवरकम करना उसको, ये चेंज मैनेजमेंट भी है ऑर्गेनाइजेशन का काम। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीजंस आर मेड, हु मेक्स देम, व्हाट प्रोसेस लीड टू इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन डिसीजंस लेना है, ठीक है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीजंस कैसा ले रहा है, कौन लेना है, क्या लेना है, कौन सा प्रोसेस से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, ये जो है सो स्कोप है इसका। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस हो गए नेगोशिएशन, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के कॉज क्या है एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी पढ़ते हो लोग करते टू रिजॉल्व एंड मैनेज देम प्रोडक्टिवली। नेक्स्ट है जॉब डिज़ाइन एंड फ्रेम वर्क एनवायरनमेंट, वो भी आल्सो लुक एट डिज़ाइनिंग जॉब्स दैट एनहांस सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी व्हाइल क्रिएटिंग ए हेल्थी एंड सेफ वर्क प्लेस। जॉब डिज़ाइन एंड वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहना, वो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अपना स्कोप है, ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर अपने को वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है, ठीक है, खाली एक डब्बे में बिठा दे रहे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहते एंड दे कांट डू द वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पर वो भी कुछ अच्छा जॉब डिज़ाइन करना, ठीक है, इनहैंस सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना लोगों के, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके, उससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती और क्रिएट करता हेल्थी इन्वायरमेंट के लिए और सेफ वर्क प्लेस रहना एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, ये भी स्कोप है। नाउ एट लास्ट यू हैव टू राइट द कंक्लूजन।
सो इन कंक्लूजन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्लेज ए वाइटल रोल। जो भी हम पॉइंट्स को पढ़े हैं ना, वो क्या समझे हम, उसको आपको अपने ओन वर्ड्स में कंक्लूजन में लिखना रहता। इससे जो है सो आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, एग्जामिनर के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है इसका, एंड यू विल गेट स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम जो भी मार्क्स रहते 12 रहते तो आपको आराम से 11.5 मिल जाते। ठीक है, अगर आप 8 मार्क्स का पेपर लिख रहे हैं, अगर आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिल जाते। और कंक्लूजन उतना जो है सो इम्पैक्ट करता एग्जामिनर के ऊपर। सो यू विल गेट द गुड मार्क्स फॉर दैट। सो डोंट फॉरगेट टू राइट कंक्लूजन ईच एंड एवरी आंसर। आपको जो भी समझ में आया ना, जो भी आप जो आंसर पढ़ लिया, अगर पॉइंट्स के एग्जैक्ट लिख लिया, आप जो भी मैं आपको ओरल बोली, आपके व्यूज से आपको क्या समझ में आया वो आप कंक्लूजन में बना के लिखने का रहता। ठीक है, but don't forget to write this. And one more important thing I want to say you before I explain this conclusion. If you didn't subscribe to my channel, please subscribe it if you are new to it. And whatever the topics you want me to regarding organizational behavior, comment it. I will try to explain. If you like my explanation, then a simple comment you pass it. It's clear. So now let's see the conclusion. Organizational behavior plays a vital role in the success of any organization. अपन देखें ना, जब से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसा है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है सक्सेस होने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बाय अंडरस्टैंडिंग द वेरियस ह्यूमन बींग्स के बारे में हम देखें, स्ट्रक्चर के बारे में देखें, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वर्क प्लेस बिहेवियर। वो भी ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्स मैनेजर्स टू फोस्टर ए प्रोडक्टिव, मोटिवेटेड एंड कोऑपरेटिव वर्क प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वजह से इनेबल क्या होता है मैनेजर्स को, वो लोग अच्छा प्रोडक्टिव, मोटिवेटेड, कोऑपरेटिव वर्कफोर्स बना सकते हैं। एज ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यू टू इवॉल्व विद टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन, आजकल ग्लोबलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ता है ना ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर भी उन सब चीज़ों को अडेप्ट करके जो है कंटिन्यू करता ऑर्गेनाइजेशन। वो भी रिमेन्स क्रूशियल इन नेविगेटिंग दिस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटरेक्शन एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ह्यूमन को इंटरेक्ट करके अचीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को थ्रू दिस ओबी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के थ्रू। ठीक है ना। So if you didn't subscribe to my channel, and next topic what you want me to explain, comment it. I will try to explain you in a simple and easy way. All the best.